प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय महासागर। आज जो हम संप्रत्यय या जो कंटेंट हम देखने वाले हैं, यह न केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, अपितु स्नातकोत्तर हिंदी एमए हिंदी में उत्तरार्ध में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ यह जो विषय है हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 1 या 2 प्रश्न इससे संबंधित अवश्य पूछे जाते रहे। आप लोगों ने भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, चाहे वो एसटीसी की परीक्षा हो, चाहे प्री बीएड की परीक्षा हो, चाहे प्रधान परीक्षा हो, चाहे ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा हो, सब में इससे संबंधित कम से कम 1 प्रश्न जरूर पूछा जाता रहा है। यह विषय हमारा है देवनागरी लिपि, गुण, दोष एवं संशोधन के प्रयास। भाषा को लिखने का जो विधान है, भाषा को लिखने की जो पद्धति है, उसे हम लिपि कहते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत यह सिद्ध किया गया था, यह घोषित किया गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, जो देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है, जिसमें न केवल भारत की अपितु भारत से इतर भी अनेक भाषाओं को इसमें लिखा जाता है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है और सभी लोग अब जानते हैं इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं, यह होती है। बिना शिरोरेखा के देवनागरी लिपि नहीं लिखी जाती। वर्तमान रूप में हम पाते हैं कि संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी आदि भाषाएं जो हैं वह देवनागरी में लिखी जाती हैं। साथ ही साथ भारत में अन्य प्रदेशों की जो बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं, वह भी कहीं न कहीं देवनागरी में लिखी जाती हैं। दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में हम देखते हैं तो कहीं न कहीं भाषाओं और उपभाषाओं और बोलियों के संदर्भ में कम से कम 175 वैसी भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके इतिहास क्रम को हम देखें संक्षेप से, तो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और ध्वन्यात्मक लिपि है और यह वैज्ञानिक लिपि भी मानी जाती है। आजकल विज्ञान के प्रयोग और कंप्यूटर के प्रयोग में यूनिकोड के आने के बाद एक भाषा की लिपि को अन्य भाषा की लिपियों में उसको ट्रांसफर किया जाना बहुत आसान है। संक्षेप रूप से हम देखें कि देवनागरी लिपि में 11 स्वर होते हैं, 38 व्यंजन होते हैं, जिन्हें अलग अलग क्रम व्यवस्थाओं में विन्यास की दृष्टि से बहुत बांटा गया है, जो बहुत ही वैज्ञानिक है। आइए हम देखते हैं कि यह देवनागरी लिपि का नामकरण हुआ कैसे। देवनागरी के नामकरण के संबंध में अनेक मत हैं। एक मत यह माना जाता है नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध बताया गया है, हालांकि इसके कोई पुष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलते। दक्षिण में इसका प्राचीन नाम नंदी नागरी था। हो सकता है कि नंदी नागर कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि का उससे कुछ संबंध रहा हो। यह भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे, अतः नागरी इसका नाम पड़ा हो और संस्कृत के ग्रंथ इसमें लिखे जाने लगे, तब से देवनागरी भी इसे कहा जाता है। एक और मत यह मानता है सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि संकेत चिन्हों को देवनागरी कहा जाता है और कालांतर में प्रथम अक्षरों का बोध होने के कारण ही इसे देवनागरी रूप में माना जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक मत पाए जाते हैं, जिनमें कहीं न कहीं उसकी उत्पत्ति एवं उसके विकास को लेकर इसमें मत माने गए हैं। देवनागरी के संबंध में इतिहास संबंधी जो उपविषय है, वह खास तौर से स्नातकोत्तर के विद्यार्थी के लिए बना हुआ है। यह इसका अध्ययन इस पाठ से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी है क्या। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी अक्षरात्मक या सिलेबिक लिपि मानी जाती है। विश्व में अनेक जो लिपियां हैं वह कहीं न कहीं चित्रात्मक हैं, कहीं भावात्मक हैं, कहीं भाव चित्रात्मक हैं, लेकिन देवनागरी है वह
अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। इसके वर्णमाला को हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें 11 स्वर और 38 व्यंजन हैं, जिन्हें स्थान के उच्चारण के आधार पर उसमें अनेक प्रकार के उसके रूप हमारे सामने वैज्ञानिक रूप से प्रकट होते हैं, जो हम स्वरों के अध्ययन और व्यंजनों के अध्ययन के समय इसको हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि जो है उसकी विशेषता क्या है और उसके दोष क्या हैं। हम देखते हैं कि देवनागरी में नुक्ता वाले व्यंजनों का प्रयोग भी होता है। नुक्ता, जिसे हम बोलचाल में सामान्य बिंदी कहते हैं, मुख्यतः हिंदी में अरबी और फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जो देवनागरी लिपि में लिखने के उनके नीचे नुक्ता लगाते हैं। आप लोगों ने जो देखा होगा, उर्दू के बहुत से शब्द हैं, क, ख, ग, ज और फ। ये वर्ण जब आते हैं, इनसे बने हुए उर्दू फारसी के शब्द हैं, उसके नीचे हम नुक्ते का प्रयोग करते हैं। यह भी देवनागरी लिपि की अपने आप में एक विशेषता है। उस प्रकार हम विराम चिन्हों को देखें तो विराम चिन्हों और वैदिक चिन्हों को हम देखते हैं तो हम सामान्य बोलचाल में जिसे हम डंडा कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं या पूर्ण विराम कहते हैं, इसका प्रयोग हम वाक्य का अंत बताने के लिए करते हैं। इस प्रकार दोहरा डंडा ये कविताओं में प्रयुक्त तो होता है, एक जिसे हम शब्द लिखने के बाद हम एक बिंदी लगाते हैं, जिसे हम संक्षिप्तीकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे मोहन चंद करमचंद गांधी के लिए हम मो के बाद बिंदी लगाते हैं और क के बाद बिंदी लगाते हैं। इसी प्रकार ओमकार की जो ध्वनि है उसका प्रयोग भी हम वैदिक लिपि में करते हैं। आइए हम देखते हैं देवनागरी के संबंध में अंकों के बारे में। यह आप देख रहे हैं, इस टेबल में 2 प्रकार के अंक हैं। इसमें ऊपर के अंक है देवनागरी के अंक और नीचे के अंक हैं ये देवनागरी के अंक हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जो माना गया है। इसमें आप देखते हैं ऊपर के कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके आंशिक संशोधन स्वरूप जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप माने गए हैं वो आजकल हमारे प्रयोग में आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं पुरानी देवनागरी और नई देवनागरी में भी कुछ न कुछ संशोधन हमें देखने में आते हैं। जैसे पुराने आप देखें दाएं कॉलम में जो वर्ण लिखे हुए हैं पुरानी देवनागरी के हैं और बाएं तरफ लिखे हुए हैं वो आधुनिक देवनागरी में। जैसे आप देखिए अ, पुरानी में अ कैसे लिखा जाता था और वर्तमान में अ कैसे लिखा जाता है। इसी प्रकार झ, पुराने देवनागरी में भ करके उसके साइड में उसमें एक रकार आता था, आज की नई आधुनिक देवनागरी में एक अलग उसका रूप आ गया है। इसी प्रकार ण और इसी प्रकार ल। आइए हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के गुणों को लेकर। देवनागरी लिपि के क्या गुण है? देवनागरी लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वाधिक पूर्ण और संपन्न लिपि है। इसमें कुल वर्ण 52 है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम। एक और विशेषता है, एक ध्वनि के लिए एक ही सांकेतिक चिन्ह है, अर्थात विश्व की अनेक भाषाओं में जहां एक ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह हैं, एक चिन्ह के साथ अनेक ध्वनियां होती हैं, लेकिन हिंदी में देवनागरी के संबंध में सबसे बड़ी वैज्ञानिकता यह है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही सांकेतिक चिन्ह होता है। इसीलिए हम जैसा बोलते ही वैसा लिखते हैं। यह अंग्रेजी की तरह नहीं है जहां CH के लिए क भी प्रयुक्त होता है, CH के लिए च भी प्रयुक्त होता है। इसी कारण CHEMISTRY केमिस्ट्री कहा जाता है और CHAMPALAL कंपालाल के बजाय चंपालाल कहा जाता है। एक और विशेषता इसमें मानी जाती है, लेखन और उच्चारण में एक रूपता, अर्थात हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। यहाँ अंग्रेजी की तरह कोई साइलेंट ध्वनि का इसमें कोई प्रचलन नहीं। अंग्रेजी में बहुत बार साइलेंट ध्वनि होती है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग आप जानते हैं KNOWLEDGE। प्रश्न पूछा जाता है के कहाँ गया, इसका उच्चारण साइलेंट है, लेकिन देवनागरी और हिंदी में हमारे ऐसा नहीं है। इस पर एक और विशेषता हम देखते हैं तो पाते हैं कि स्वर और व्यंजन में तर्क संगत और वैज्ञानिक क्रम है। हम आगे की कक्षा में देखें किस प्रकार हमने स्वरों को बांटा है, व्यंजनों को बांटा है, स्वर किस प्रकार उच्चरित होते हैं, किस प्रकार वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं और किस प्रकार उसमें अल्प प्राण है, महाप्राण है इत्यादि। जो वैज्ञानिक क्रम व्यवस्था है वह सिर्फ देवनागरी में और हिंदी में ही पाई जाती है।
उसी प्रकार हम देखते हैं इन्हीं मात्राओं के आधार पर भी छंदों का वर्गीकरण जो हिंदी में किया जाता है। मात्रा का तात्पर्य हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, उस लगने वाले समय के आधार पर ही हमारे यहाँ मात्राओं की गणना की गई है। इसी के आधार पर छंदों का स्वरूप निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। देवनागरी की विशेषता है कि यहाँ नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। रोमन में अक्षर का नाम बी है और ध्वनि ब है, ऐसा हमारे देवनागरी में नहीं है। उसी प्रकार लेखन और मुद्रण में एक रूपता भी देवनागरी की प्रमुख विशेषता है। रोमन, अरबी और फारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग हैं, लेकिन देवनागरी में यह एक रूपता पाई जाती है। अब मात्राओं को देखें तो हमने आपके सामने एक टेबल रखा है, उस एक टेबल से आप पूरे इसकी मात्राओं का प्रयोग आप देख सकते हैं। जैसे क है, क के साथ आ की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। यह आप देखिएगा कि जो मैंने लाल रंग से जो मात्राएं लिखी हैं उसी के आधार पर हम मात्राओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार लिखने में कई तरह के रूप हमने इजाद किए हैं, कई तरह के हमारे प्रयोग सामने आते हैं। जिस प्रकार यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसमें शिरो रेखाएं बांधी जाती हैं, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, अधिकांश वर्णों में एक ऊर्ध्व रेखा की प्रधानता होती है, आदि आदि। इस प्रकार देखने के उपरांत एक और प्रश्न उभरता है कि देवनागरी लिपि के दोष क्या हैं। कोई भी लिपि है पूर्णतः संपन्न नहीं होती, इसमें कुछ दोष भी होते हैं। आइए हम देखते हैं देवनागरी लिपि के दोष क्या हैं। देवनागरी में कुल 403 टाइप के टंकण संबंधी इसके फॉन्ट है। इसके कारण ये माना जाता है कि मुद्रण में कठिनाई है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने के कारण जब से यूनिकोड का आविष्कार हुआ है, तब से यह मुद्रण की समस्या हमारे दूर हो गई। इस तरह कुछ लोग मानते हैं कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं, वह अनावश्यक है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला और देवनागरी में कुछ अनावश्यक वर्ण भी हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं इस टेबल में, री है वह ह्रस्व री और उसी री में दीर्घ री। उसी प्रकार ल में री लगाने से री और इसी ल में दीर्घ री लगाने से री और श। ये अनावश्यक वर्ण भी हमारे प्रयुक्त होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं इनका प्रयोग अब कोई जरूरी नहीं रहा है। उसी प्रकार कई वर्णों के दो दो रूप भी सामने आते हैं। जैसे हमने पिछले वाले उप विषय में देखा था, अ को दो प्रकार से लिखते हैं, य को दो प्रकार से लिखते हैं, क्ष को दो प्रकार से लिखते हैं, त्र, छ, झ, ण, श। तो यह अनावश्यक बोझ कहीं न कहीं उस भाषा और लिपि के विकास में बाधा उपस्थित करता है। उसी प्रकार समरूप वर्ण कभी कभार यह भी बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। जैसे ख है, ख में यदि उसके नीचे से उसकी घुंडी मिला दी जाए तो वह ख बनता है, लेकिन उस घुंडी न मिला देने से वह र और व की ध्वनि हमारे सामने आती है। इसी प्रकार वर्णों के संयुक्त करने में व्यवस्था एक समान नहीं है। उसी प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक, जिसे सामान्य बोलचाल में हम बिंदी और चंद्र बिंदी कहते हैं, इसके प्रयोग में क्या नियम है, क्या समरूपता एक रूपता है, उसका अभाव हमें दिखाई देता है। इसी कारण बहुत से विद्यार्थी और बहुत से रोजमर्रा के प्रयोग करने वाले बिंदी और चंद्र बिंदी का समुचित प्रयोग नहीं कर पाते। इसी प्रकार यह लिपि है त्वरापूर्ण नहीं है, अर्थात इसको तेज गति से लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें लेखक को बार बार हाथ उठाना पड़ता है। इसी प्रकार हम देखते हैं देवनागरी में र के भी अनेक रूप हमारे सामने आते हैं। र है, ऊर्ध्व र है, दीर्घ रेफ है। इस पर र के अनेक प्रयोग के कारण भी लिखने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। देवनागरी के संबंध में हिंदी और देवनागरी के विकास के जो महापुरुष हुए हैं उनके विचार भी आप लोग जरूर देखिए। इसके आधार पर देवनागरी लिपि के गुण और इसकी महत्ता और हमारे देश में इसकी क्या उपादेयता है, क्या महत्ता है, देश की आज़ादी में इसका क्या योगदान है, इसको आप भली भांति आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं देवनागरी लिपि अनेक मामलों में बड़ी वैज्ञानिक है, उसमें सुधार के अनेक प्रयास किए गए हैं। यह उपविषय स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इसलिए प्रथम वर्ष विद्यार्थी इसमें विशेष